आज किसानों और सरकार के बीच में 11वें दौर की मीटिंग भी सफल नहीं हो पाई। किसान नेता यह कह रहे हैं कि आप ये कानून रद्द करें, पर जो सरकार है कभी संशोधन की बात करती है तो कभी कहती है इसको हम कुछ सालों के लिए स्थगित कर देते हैं। आइए जानते हैं कुछ किसान नेताओं से जो हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं कि उनका क्या कहना है और अब गणतंत्र दिवस आ रहा है उस पर अब क्या किसान नेताओं द्वारा क्या ऐलान होगा, क्या रणनीति रहेगी। जी राम राम जी सारा ना। राम राम जी। जी अब 26 जनवरी का क्या प्लान रहने वाला है? 26 जनवरी का प्लान हमने घोषित कर रखा है। हम पूरे देश के किसानों को लेकर के अपने ट्रैक्टरों पर राष्ट्रीय झंडा लगा करके, अपना संगठन का झंडा लगा करके परेड करने जाएंगे। अपनी हमारी सभी स्टेटों की झांकियां होंगी, हमारे नौजवान साथी होंगे, हमारे एक्स सर्विसमैन होंगे, हमारे सारे ओलंपियन खिलाड़ी होंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश का प्रजातंत्र के अंदर देश का नागरिक देश का मालिक होता है। हमारे तिरंगा लगा करके हम परेड में जाएंगे। हम निश्चित ही हमने घोषणा करा कि हर हालत में जाएंगे। आज भी वो मीटिंग सफल नहीं हो पाई, अब आगे क्या रणनीति रहेगी? मीटिंगों के बारे में मैं आपने बता दूं, हम सिर्फ तारीख भुगत रहे हैं। जैसे कोर्ट में होता ना, सुबह नहा धो के बंदा जाता है, पता नहीं क्या होगा, जाते ही जज कह देता है फलानी तारीख को आइयो। ये तारीख भुगत रहे हम। मीटिंगें हमने पता है सरकार की नीयत ही नहीं है। जब सरकार की नीयत होगी तब कोई बात चलेगी ना। अगर किसान मीटिंग से इनकार करता है तो किसान के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि किसान अड़ियल है, किसान मानना नहीं चाहता। मगर सरकार कितनी अड़ियल है, हमारे हमें बुलाती है, 5 मिनट एक बार मंत्री आया, 10 मिनट एक बार मंत्री आया, कोई बात नहीं, कोई लेना एक ना देने दो, हमारे को मूर्ख बनाने की बात कर रही है। बहुत ही अड़ियल रुख सरकार का, बहुत ही गैर जिम्मेदार रुख सरकार का। क्यों आज तक हमने ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार भारतवर्ष के, आज़ाद भारतवर्ष में नहीं देखी। क्योंकि पूरे देश का किसान आज 58 दिन से दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर इतनी कड़कती ठंड में बैठा है, बारिश में यहाँ बैठा है। उसके बावजूद एक मंत्री 5 मिनट रहता है, कहता है मैंने मानना मानो, ना मानना ना मानो। जैसे इस देश के मालिक हो, जैसे इनके सिवाय इस देश में कोई सुनने वाला नहीं हो किसी की, भाई उन्हीं की चलेगी। ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है जो बहुत ही गलत है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, कोई दूर से नहीं आए, कोई इजराइल के नहीं है, कोई यूरोप के नहीं है, अमेरिका के नहीं है। इस देश के किसान हैं। हमारा भी देश में हक है। प्रजातंत्र में कानून वो बनाना चाहिए जो प्रजा को मंजूर हो, वो नहीं जो उद्योगपति को मंजूर हो, प्रजा के ऊपर थोपा जाए। गुरनाम सिंह चुढ़ूनी जी पे भी इन्होंने लगाया था कि कुछ पार्टियों से मिलकर सरकार को तोड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए लिए हैं। इसके से जब इसे इतना बड़ा जन आंदोलन चल रहा हो, सरकार के पास कहने के लिए कुछ ना हो, तो इस किस्म के हथकंडे अपनाए जाते हैं और इस किस्म के ब्लेम लगवाए जाते हैं। बाकी इन्होंने टैग लगाने में हमारे कोई कमी नहीं छोड़ी। जब पंजाब से किसान आया और हमारा हरियाणा से भी, ये ऊपर के जिलों से जो हमारा सिख सरदार भाई था वो आया, उनको कह दिया गया खालिस्तानी। जब हम आए हरियाणा के, भाई अब ये इनको कैसे बोल रहे, तो हमारे भाई, हमारा खून का रिश्ता इनसे। मात्र धार्मिक पद्धति परमात्मा को याद करने की इनकी अलग है। गुरु नानक देव ने जो पद्धति इनको दी, ये उनके सिख हो गए। सिख का मतलब चेला होता है, गुरु चेले का रिश्ता उनका हुआ, तो ये अलग पद्धति में परमात्मा को याद करने लगे, ये सिख हो गए। हम हिंदू हैं, कोई हमारे मलिक साहब बैठे ये मुस्लिम हैं। ये कोई ना तो जातियों का मामला है, ना धर्म का मामला है, ना पार्टी का मामला है। ये पूरे देश, ना किसी स्टेट का मामला है। हमारे को कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी हमारे को कांग्रेसी कहते हैं, कभी हमारे को वामपंथी कहते हैं, कभी हमारे को अलगाववादी कहते हैं, कभी हमारे को पंजाबी कहते हैं, कभी हमारे को हरियाणवी कहते हैं, कभी हमारे को उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं, कभी राजस्थान वाले कहते हैं। अरे बेशरम लोगों, ये भारतवर्ष का किसान है, इसका धर्म भी किसान है, इसकी जाति भी किसान है, इसका स्टेट भी किसान है। हम किसान हैं, किसान के मुद्दे के ऊपर, किसान की बात को लेकर के आए हैं। इसमें जाति धर्म पार्टियां कहाँ से आ गई? हम सिर्फ किसान की बात कर रहे हैं ना। तो अब आप मान जाइए। कभी विपक्ष के बहकाए लोग बताते हैं, क्यों मौका देते हैं आप विपक्ष को? किसान जो मांग रहा है उसको दे दो, बैठा रहेगा विपक्ष। हम किसान हैं भाई, सिर्फ किसान के नाते आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से आया हूँ। मेरा एक संगठन है जेके ज़मींदार फोरम से, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। कहना यही चाहता हूँ, जो सुरेश जी ने कहा कि गवर्नमेंट की नीयत भी और नीति में भी फ़र्क है। न उनकी नीति है न नीयत है। अगर नीयत साफ़ होती तो फैसला कब का होना था। तो इनकी नीयत ही साफ़ नहीं है, क्योंकि ये बिके हुए हैं।
जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े हैं उनके यहाँ, तो उनका दबाव भी होगा कि क्या आगे करना है, क्योंकि उन्होंने आज तक इनको चलाया, इसीलिए MP MLA खरीदे जाते हैं क्योंकि पैसा वहाँ से आता है। तो ये मुझे लगता है कि अभी नहीं होगा, मगर हमारा जो 24 का प्रोग्राम है, जो कोच जी ने बताया कि सब आएंगे, अपना देश है, अपनी सिटी जा रहे हैं, अपने कैपिटल जा रहे हैं, तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। अपना देश का झंडा होगा, हम भी मनाएंगे, अच्छी तरीके से मनाएंगे। आज तक हम ही मना रहे हैं, मनाते आ रहे हैं, और आइंदा भी बनाएंगे, आज भी बनाते जाएंगे, और पुरअमन भी रहेगा। तो ऑलरेडी कहा है कि हमने जो किसान यूनियन है कि, तो उन्होंने कहा है कि पुरअमन रहेगा, और राजपथ और राजपथ जो है, राजपथ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पुरअमन रहेगा। हैं कि यहाँ पर सिर्फ पंजाब का किसान है, फिर बयान आया कि हरियाणा का किसान है, तो आज हमारे साथ जम्मू से भी जुड़ गए हैं। इसके बारे में क्या कहोगे कि जो ये किसान आंदोलन है आज पूरे देश का आंदोलन बन गया है, क्या विचार रखोगे? ये ऐसे ही करते हैं, पहले से आए हैं करते हुए, तो इनको लगता है इससे डिवाइड होंगे। इनको पता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान एक है, न किसान का कोई मज़हब होता है न कुछ होता है, वो पहले इंसान होता है। क्योंकि जो मुस्लिम एप्पल बनाता है वो उस पर नहीं लिखता कि ये हिंदू या सिख नहीं खा सकता या कोई और मज़हब नहीं खा सकता। इसी तरह यहाँ से राइस जब जाता है तो उस पर लिखा नहीं होता कि ये कश्मीर का मुसलमान नहीं खा सकता। तो हमारा एक ही है कि हम इकट्ठे हैं, लड़ेंगे, इनसे लड़ेंगे और जीत के वापस जाएंगे। तब तक नहीं जाएंगे जब तक जीत हमारी नहीं होगी। तो इनको यही मैसेज है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान एक है और इस बिल के खिलाफ है, और जब तक MSP और बिल रिपील नहीं होगी तब तक हम घर जाने वाले नहीं हैं। करनाल में बीजेपी द्वारा किसान महापंचायत की गई थी, जिसे मौसम की खराबी होने के कारण बता दिया गया कि मुख्यमंत्री उस प्रोग्राम में नहीं आ पाए। उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। भाई वो भी आप ठीक कह रहे, मुख्यमंत्री तो मौसम की खराबी के कारण नहीं आया, लेकिन किसान भी वहाँ थे। और ये भी चाड़े की बात है जी, मौसम की खराबी के कारण नहीं आए तो फिर किसानों पे केस दर्ज कैसे हुए? उसमें 71 किसानों पे नामजद और 800 किसानों पर नाम के बगैर केस दर्ज है। उसमें मैं भी हूँ, मेरा तीसरे नंबर पर नाम है सुक्रमपाल बैनीवाल उस लिस्ट में। तो फिर हमारे पास के केस कैसे दर्ज हुए? जब मौसम डबल स्टैंडर्ड क्यों? फिर मौसम पर दूसरी बात ये है, जबकि हमने प्रशासन को बोल दिया था मीटिंग में, अब ये कह रहे हैं मैं किसानों की प्रशासन के साथ मीटिंग हुई, उसमें किसानों ने ये बोला कि भाई कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी का होने दो। जबकि हमने बोल दिया था अगर भाई खट्टर साहब की तो विधानसभा है, किसानों का खेत है, खेत में अगर पंचायत करोगे तो किसानों को रोक कैसे पाओगे? आपको करना ही था प्रोग्राम किसी ऑडिटोरियम में कर दे, चारों तरफ पुलिस होती, आपके अंडर में भी होता, खेत में कैसे रोक पाओगे? और डोल पर चले गए भाई, हमारा खेत, हमारी ज़मीन, हमारा सारा सौदा। ठीक, तो अपना पहली बात तो मौसमी खराबी तो, बाकी किसान भी थे ही। बाकी मुख्यमंत्री की हठधर्मी थी, इसमें मुख्यमंत्री की हठधर्मी ज़्यादा थी, किसानों का इसमें कसूर नहीं था। देखिए हम इतने दिन से बैठे दुखी हैं, जो प्रजा जनता इनको कुर्सियों पर बिठाया जिसने वोट देकर, वो जनता रोड पर बैठी है, वो उन्हीं लोगों से दुखी है, और वो उन्हीं लोगों में फूट डालने के लिए गांव में आ गए। आप समझिए, हर चीज का एक मौका होता है, हर चीज का एक समय होता है। या तो आप जनता के साथ खड़े होइए, और अगर आप जनता के साथ खड़े ना हो सकते तो जनता के जड़े पर नमक तो ना छिड़कें। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं आज पूरे प्रदेश का किसान ठंड में बैठा है। मुख्यमंत्री जानबूझ करके प्रदेश में दंगा करवाना चाहते थे। बयान देते हैं कि मौसम की खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, और केस करवाते किसानों पर। एक लाइन तो पकड़ लें, फिर तो केस भी मौसम पे करो ना। मौसम वैज्ञानिक जो जिनने उन्होंने उनका रूट बढ़ाया उन पे करो केस, भाई तुमने गलत मौसम में हमारा हेलीकॉप्टर कैसे उड़ने दिया। मुख्यमंत्री के लिए सारी सुविधाएं होती हैं, मौसम भी देखा जाता है, टाइमिंग भी देखा जाता है, उसका सारा कुछ देखा जाता है। तो इसका मुख्यमंत्री की हठधर्मी के कारण ये मामला था। रही 26 की बात, मैं आपने एक बार दोबारा फिर क्लियर कर दूं। बार बार पुलिस के अफसर हमारे से बात कर रहे हैं कि रूट का क्या होगा, आप इतनी संख्या में कैसे जा पाओगे। ये समस्या हमारी नहीं है, ये समस्या पुलिस की है। हमने रूट पहले अलर्ट कर रखा है। अगर आपको लगता है
की संख्या ज्यादा आने वाली है। अगर आपको लगता है कोई किसी किस्म की समस्या होने वाली है दिल्ली में ज्यादा संख्या की वजह से, तो अपने प्रधानमंत्री को जाके बोलो ना कि आप किसानों से बात करिए, आप किसानों की बात मान लीजिए। ये हम जो कुर्सी पर बिठाते हैं इन लोगों को, इनकी जिम्मेवारी क्या होती है? इनकी मैं आपके माध्यम से 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री से। आपको कुर्सी पे हमने दाढ़ी बढ़ाने के लिए बिठा रखा है, आपको हमारे जनता की सेवा करने के लिए बिठा रखा है। मालिक नहीं आप इस देश के या जनता के। प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है, आप नौकर हैं। आपको वोट दे करके हमने कानून बनाने की पावर दी है, मगर जिन्होंने आपको पावर दी है वही जनता आज कहती है आप गलत कानून बना रहे, इसको वापस लीजिए। घमंड क्यों कर रहे हैं? छोटी सी बात कहते हैं हम 1.5-2 साल के लिए होल्ड कर देंगे। अरे इतना समय लगता भी नहीं, सिर्फ नियत की बात है। इनकी नियत नहीं है। हमारी मांग क्या है? तो आप एक बार इनकी हर एक अक्षर इनका गलत है। आप जो ये कानून लेकर के आए, ट्रेड में ले जा करके आए, कृषि के लिए कानून, कृषि के ऊपर लागू करने के लिए ट्रेड में ले जा करके कानून बना रहे हैं। आपकी मनसाई गलत थी। आप इनको रिपील करें, उसके बाद किसानों से कमेटी बनाएं और कोई भी क्लोज किसान अपने खिलाफ आने नहीं देगा। वो इतनी ही तो मांग है। दूसरी रही बात एमएसपी की, मैं आपको बताता हूं कहां अटक है। भारतवर्ष के अंदर 70% फसलें वो हैं जिनका एमएसपी तय ही नहीं होता। हमारी सब्जियां हैं, हमारे फ्रूट हैं, हमारा मेवा है, हमारा दूध का कारोबार है, हमारा मीट का कारोबार है, हमारा ऊन का कारोबार है, हमारा लकड़ी का कारोबार है, हमारा मसाले का कारोबार है। 70% 30 लाख करोड़ जीडीपी में है किसान का। 20 लाख करोड़ वो फसलें हमारे जो बाजार पे आधारित है पहले ही। मात्र 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं, और उसमें भी प्रोक्योरमेंट खरीद मात्र 6% की। शांता कुमार कमेटी कहती है, मैं नहीं कहता, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है। 6% की आप होकर बिहार के लोगों का एमएसपी का पता नहीं, एपीएमसी का पता नहीं, मंडियां है ही नहीं। पश्चिमी बंगाल का किसान लूट लिया, वो आपका उड़ीसा का किसान का खून चूस लिया। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं? एमएसपी क्या होती है? कम न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम समर्थन मूल्य। अरे कम से कम इस देश का, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? हमारे को अगर सर छोटू राम ने थोड़ा सा अधिकार दे दिया तो हम एमएसपी पे बेचने में सौभाग्यशाली रहे। जिसको ओल्ड पंजाब कहते हैं, हरियाणा पंजाब के लोग अगर एमएसपी पे कुछ दिन अनाज बेचने में कामयाब रहे तो उसका श्रेय सर छोटू राम को जाता। वो मंडियां बनवा के, पहले मंडी का हमारा एक्ट था इसलिए बिके। तो हम आज पूरे देश के किसान के लिए अगर एमएसपी मांगते गुनाह कर रहे हैं क्या? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? क्या आप उन लोगों का ऐसे ही खून चूसना चाहते हैं? बिहार के किसान का धान 1000 रुपए में बिचौलिया खरीद करके हरियाणा पंजाब की मंडियों में 1880 रुपए बेचता है। वो इस देश के नागरिक नहीं है? उनका हक नहीं है कि वो भी 1880 बेचे? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक इतना खतरनाक कानून ये बना के लेके आए। 1955 का जो कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, बहुत से साथी इस पे कम बोलते हैं, मैं आज इसको खोल के बताना चाहूंगा आपको। आवश्यक वस्तुओं के ऊपर लिमिट है कि वे इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते, और जिन वस्तुओं पर लिमिट है वो हमारी एफसीआई खरीदती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक साजिश के तहत ये लोग एफसीआई को तोड़ रहे हैं, और एफसीआई का काम क्या है? फूड कॉर्पोरेशन, उससे पीडीएस जुड़ा हुआ है। हमारे जो गरीब भाई हैं, मजदूर भाई हैं, जो सब्सिडी के तहत अनाज इस देश के अंदर वितरित किया जाता है, वो सारा का सारा खर्च एफसीआई उठाती है। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत उसकी सब्सिडी वापस लेने के लिए एफसीआई को तोड़ रहे हैं। उसके 3 हिस्से बना रहे हैं कि एक ऐसा स्टेट सरकार खरीदेगी, एक ऐसा प्राइवेट प्लेयर खरीदेंगे, एक ऐसा एफसीआई के लोग खरीदेंगे। और हम जो सब्सिडी गरीब मजदूर को अनाज के लेते हैं उसको डायरेक्ट देंगे। 1-2 बार ये डायरेक्ट दे देंगे, 2 साल दे देंगे, 3 साल दे देंगे, उसके बाद कहेंगे बाजार से जाइए।
ये जो बात कहता है ना मोदी, जो नहीं कहता वो तो करता ही है, जो कहता है उससे उल्ट जरूर करता है। इसने कहा था विदेश नहीं बिकने दूंगा, सारे संस्थान बेच दिए। इसने कहा था BSNL को बर्बाद नहीं होने दूंगा, जियो को प्रमोट करके BSNL बंद कर दिया। EBU के है, अब क्या कहता है, MSP जारी रहेगी। MSP सफेद हाथी था, अगर गारंटी या कानून नहीं है तो सफेद हाथी रहेगा। ये कहता है मंडी नहीं टूटने दूंगा, अगर प्राइवेट मंडी सामने आ गई तो सरकारी मंडी बचेगी ही नहीं। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूलों की क्या हालत आपने पता है ना। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आया, सरकारी ट्रांसपोर्ट की क्या हालत है पता है ना आपने। कहाँ ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख बना के कहते प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बयान दे दिया। अरे प्रधानमंत्री तो 15 लाख भी देवा था भाई मारती। प्रधानमंत्री तो कहता देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे इसने बेच दी, भेल इसने बेच दी, सेल इसने बेच दिया, हवाई अड्डे इसने बेच दिए, बंदरगाह इसने बेच दी, आकाश पताल सारे बेच दिए, धरती आकाश पताल तीनों लोग बेच दिए, सारे देश ने बेच कर खा गया। अरे देश नहीं बिकने दूंगा। सब्सिडी की बात आती है जी, तो पहले गैस सिलेंडर पे सब्सिडी आती थी, पर अब कुछ दिनों से देखने में आ रहा है 4 रुपए सब्सिडी आती है, 3 रुपए सब्सिडी आती है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं बताऊंगा, ज्यादा आंकड़े यहीं मिलेंगे आपको। गैस की सब्सिडी जैसे 3-4 रुपये आती है ना, बहुत से साथियों को किसान आंदोलन के नाम पर अब भी भ्रमित कर रहे हैं कि किसान का आंदोलन है, जमीन वाले का आंदोलन, छोटे किसान का आंदोलन है, फलानी जाति का आंदोलन है। ये 3-3, 4-4 रुपए इसी तरह सब्सिडी आएगी PDS टूट गया तो। और आप जो भ्रमित हो रहे हैं ना, जाति और धर्म के नाम पर जो लोग ये बांट रहे हैं, इनको 50 और 100 रुपये किलो से नीचे आटा नहीं मिलेगा। उस दिन पता चलेगा। ये लोग एक तरीके से पूरी दुनिया के अंदर WTO के अंदर ये गैट समझौते में बंधे हुए हैं। आपको मैं बता दूं, पिछले 10 साल में जो भारतवर्ष पे का कर्जा था वो डबल हुआ है। आज 40 लाख करोड़ का कर्जा है देश के ऊपर, डॉलर 40 लाख करोड़ डॉलर का कर्जा है देश के ऊपर। पिछले 10 साल में डबल हुआ है। और लिया किसने? पिछले 10 साल में लिया किसने? कौन, किसकी सरकार थी? चीन से पहले वालों की, चीन की थी। किससे लिया? IMF से या वर्ल्ड बैंक से? अभी वो बिल्ली बाहर आ गई जो दूध पीने के लिए तैयार है। IMF का बयान आता है ये कृषि के कानून बड़े अच्छे हैं, इनको जल्दी लागू कीजिए, क्योंकि उनसे ये कर्जा लेकर के अपने बड़े बड़े हवाई जहाज खरीद रहे हैं। उनसे कर्जा लेकर के ये दिखाता ना देश का विकास कर दिया। अरे 10 फुट का टुकड़ा कोई रोड का बनाते उस पर तो टोल टैक्स लगा दो, कहाँ का विकास कर दिया तुमने? 10 फुट का टुकड़ा बनाते उसके ऊपर पहले टोल टैक्स लगाया जाता है। संसद भवन बनेगी, आपका फलाना बने, यार वर्ल्ड बैंक के पैसे से संसद वो करेगा तो वर्ल्ड बैंक आप पे शर्त थोपेगा ना। ये एक शर्तों के तहत पूरे देश के किसान का अस्मिता को बेचने का एक प्लान है। हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करना चाहते हैं। हम पूंजीवाद के गुलाम बन करके नहीं रहेंगे। 1907 के अंदर यही कानून आया था, उसमें इसमें मात्र थोड़ा सा फर्क है। उस समय एक विषय था, अंग्रेज सरकार ने कहा था कि राज्य की भूमि के ऊपर अधिकार राज्य का होगा, भूमि के ऊपर अधिकार मालिकाना हक राज्य का होगा। तब सरदार अजीत सिंह की अध्यक्षता में हमने एक आंदोलन लड़ा था, भगत सिंह जी के चाचा जी थे, तब भी हम जीते थे। आज ये कंपनियों के थ्रू हमारे ऊपर फिर इसी तरह का कानून लेकर के आ रहे हैं कि भाव नहीं देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इनको चूस लेंगे, इनके ऊपर कर्जे इतने बढ़ा देंगे, आधे रेट पर भी फसल नहीं बिकेगी तो ये अपने आप जमीन बेच देंगे और फिर बड़ी बड़ी कंपनियां फार्म करेंगी। आज भी हमारे को जमीनों से बेदखल करने का एक कानून है। उस समय भी हम जीतते थे, आज भी इकट्ठे होकर के हम ही जीतेंगे, हम जीतेंगे।
और 26 को रिंग रोड पर परेड करेंगे बिल्कुल करेंगे। हमने उसके लिए हम अपनी जान पर खेल जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जाएंगे। हरियाणा के बहुत से एमएलए द्वारा बयान आता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, पर अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा पहले ही दे दिया। कि किस प्रकार से देखते हैं उस इस्तीफे को? देखो, वैसे तो चौधरी अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे से हरियाणा की सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये कि मोरल सपोर्ट की तरह देखनी चाहिए चीज़ें। उन्होंने जो इस्तीफे का एक किसान के हक में जो एक फैसला किया है, इसकी देखो अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन हमारी राय ये है कि उन्होंने इस्तीफा देकर सरकार पर विपक्षी दलों पर प्रेशर बनाने का काम जरूर किया। और भी हम तो चाहते हैं, हमारी वोटों से बनते हैं, हमारे को कांग्रेस के सपोर्टर प्रो कांग्रेस आंदोलन बताया जा रहा है, अलग अलग वो लेबल लगाए जा रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं और विपक्षी पार्टियों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। किसान को वोट लेकर तुम सरकार बनाते रहे हो, तुमने भी किसी न किसी तरह की ऐसी नीतियाँ बनाई हैं जो आज किसान भुगत रहा है जिनको। तुम्हारा भी आज फर्ज बनता है कि भाई चलो अभय सिंह चौधरी अभय सिंह ने एक शुरुआत की है, भाई तुम भी इस बारे में सोचो। तुम ये कहते हो हमारे को संसद भवन हमारी चल नहीं पाई, राज्यसभा में हमारी सुनवाई नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो तुम भी एक बार बोल बतला के तुम भी इकट्ठा इस्तीफा देने की सोच लो। कम से कम इस मोदी को ये तो बता दो संवैधानिक संकट क्या होता है। ये भी चाहता है कि सारा विपक्ष सब कुछ खत्म हो जाए यहाँ से, उनको भी सोचना चाहिए। अभय सिंह चौटाला के पद चिन्हों बचल के भाई इस्तीफे की अगर देख लो, किसान ये मारे जा रहे हैं, हमारे 125 के करीब साथी शहीद हो चुके हैं किसान, जिसमें 18 साल से लेकर 90 साल के बुजुर्ग हमारे, और आज भी यहाँ ठंड में बैठे। कम से कम विपक्षी पार्टियों को भी देख लेना चाहिए, सत्ता हमारे साथ नहीं है तो कल को तुम्हारे को भी वोट लेने आना हमारे पास। तो चौधरी अभय सिंह ने एक शुरुआत की है, उसको हम तो पॉजिटिव वे में देखते हैं। किस प्रकार से देखते हो आप गुरनाम सिंह चुड़ू? देखो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी बहुत ही अच्छे नेता हैं हरियाणा की तरफ से। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। जैसे आप फलसफा तौर पे ये देख लो, मुख्यमंत्री रैली का देख लो, और जो आह्वान करते हैं उसको पूरा वो करते हैं। जो भी वो आह्वान करते हैं अपनी जुबान से करते हैं, किसानों की तरफ से करते हैं, उसको पूरा करते हैं। जैसे अब बात हुई 26 जनवरी की, वो अडिग हैं अपनी पूरी भाषा पे, और किसान भी अडिग है इस भाषा पे। पर दूसरी बात, आपने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि चुड़नी जी, क्योंकि वो नेतृत्व है, उन्होंने त्याग किया है, तब से इस उसमें आए हैं, वो नेतागिरी में आए हैं, जाट किसान आंदोलन में आए हैं। शुरू से आखिर तक उन्होंने बहुत ही बढ़िया लड़ाई ली, और आज भी लड़ाई वो तत्पर करे, और हमारा नेतृत्व वही करते रहेंगे। इससे बढ़िया मैं उसको नेता ही नहीं मानता जो कि किसानों के साथ खड़ा हुआ है। और कोई सवाल हो तो पूछो। किसानों पर पहले भी ब्लेम लगा दिए जाते हैं, इन पर भी लगाया गया कि 10 करोड़ रुपए के लालच में आकर या इन्होंने कुछ मीटिंग की किसानों पे लेकर, उसके बारे में क्या कहोगे कि आंदोलन को तोड़ने के कुछ तैयारी? देखो, मेरी बात सुनो, हमारे जितने भी किसान संगठन है उसमें एक आदमी नीचे से चोरी से घुस गया, और मैं नाम लेना चाहूँगा, कक्का जी कोई, वो है आरएसएस से संबंध। क्योंकि कल मैं उस मीटिंग में था और चुड़नी पर उन्होंने ये ब्लेम किया था, और मैंने उसको लताड़ा भी था। कुछ आदमी ऐसे तो ऐसे बढ़ रहे हैं इसमें, और वो आरएसएस के घुसाए उड़ बंदे हैं। और मैंने जब उससे सवाल पूछा, भाई गूगल पे अपना सर्च करो, कक्का जी आप कौन से कक्का जी हो? मेरे को तो पता नहीं आप कक्का जी कौन, लेकिन असकल से मैं जानता था, क्योंकि मैंने ये बात उनसे संपर्क में आ गई इसीलिए कही थी। और कल मैं मीटिंग में भी था। कक्का जी आप क्या कर रहे हो? इतने बड़े नेता पे आपने ब्लेम ठोक दिया, कौन सा 10 करोड़ रुपये? आप दिखा तो दीजिए इसके खाते में कहाँ हैं, और मेरी आत्मा से आपको शराब लगेगा। कक्का जी, मैं कहा आप ये जो आंदोलन तोड़ने की प्रतिक्रिया कर रहे हो, आप अपना गूगल सर्च करो, मैं करता हूँ अभी, तो आप आरएसएस के आदमी। लेकिन हमारे कुछ संगठन के कारण सरकार ने उसमें दुख पड़ के करके चोरी करके उसके घुसा दिया, और किसान आंदोलन को तोड़ने का ठेस पहुँचाया उन्होंने। लेकिन एक कक्का जी की वजह से ये संगठन टूटने वाला नहीं है। और जो गुरनाम चड्ढनी जो है, एक वास्तविक एक भगवान के तौर पे किसान का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी सच्चाई ये है, दिल से सच्चाई से वो अपने काम कर रहे हैं। तो ऐसे नेता को हम क्यों नहीं साधारण करें? भाई साहब, गुरनाम चढ़ूनी हमारे कैप्टन है, वो जो है महेंद्र सिंह धोनी भी है, विराट कोहली भी। उनकी इज्जत हरियाणा प्रदेश के अंदर सीएम और पीएम से भी ज्यादा, इतनी इज्जत करते हैं गुरनाम सिंह, और एक नंबर के ईमानदार आदमी है। पूरा हरियाणा उनके साथ है। ये कितना है बदनाम कर ले, कुछ ना हो इन पे। इनने ये चीज बाढ़नी है इस आंदोलन में, परीबता ही बड़ी।
नहीं बढ़े। पूरा का पूरा हरियाणा उसके साथ है रहेगा, और 26 ने भी देख लिया। जो किसानों द्वारा परेड होने जा रही है, हाँ जी, हाँ जी। किस प्रकार से देखते हैं उस परेड? देखो, हम तो जैसे 26 जनवरी को मनाया जाता, किसान भी ऐसे ही मनाना चाह रहे हैं, तो किसको क्या आपत्ति होगी? आपत्ति मिर्च किसको लग रही है? हमारी समझ में एडमिनिस्ट्रेटिव को लग रही है, प्रधानमंत्री को ले, RSS को लग रही है, बीजेपी को लग रही है। क्यों लग रही है भाई? हम देश के बाशिंदे नहीं है क्या? हम और वहां से आए क्या? सौरमंडल से आए क्या? यहाँ पे जमीन पे इंडिया में वहां से आए क्या? क्यों हमारे को नजर अलग नजरी से देखा जाता है? क्यों देखते हैं भाई? जैसे मनाता है, हमारे भी तो हक है, मौलिक अधिकार है हमारा, संविधान में लिखा हुआ ये। कहे तो पेज नंबर बता दूं उस पर, ये हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है। कहे तो पेज नंबर भी बता दूं, संविधान नंबर का 15-16 नंबर पेज उखाड़ के दीजिए, जिसको मौलिक अधिकार दिया गया है हमारे को। ठीक है ना? दूसरी बात, इनको आपत्ति क्या? इनको जब हमारे को आपत्ति नहीं है, हम मना रहे हैं, जैसे पहले भी मनाते थे अब भी मनाएंगे, और जरूर जाएंगे 26 जनवरी को परेड करने, जरूर जाएंगे। किसी की ताकत नहीं हमारे को, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान के अनुसार हमारे को दिया गया है। मतलब भाई साहब, हम मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना के, मोदी झंडा फहरा सकता है दिल्ली में, और जिसने प्राइम मिनिस्टर बनाया उसको हम नहीं फहरा सकते? तो भाई खुल के फैलाऊंगे। इवताई गांव में फहराया करते, अपने मंच पर फहराया करते, स्कूल में फहराया करते। इस बार मारा मन बोल रहा है कि इस बार हम दिल्ली में फहराओ। क्यों नहीं फहराओ भाई? कौन रोकेगा? हमने दिल्ली मारी नहीं है। अरे जी, स्कूल में हम दिल्ली में पढ़े, कॉलेज में हम दिल्ली में पढ़े, सारा झंडा हम दिल्ली में नहीं फहरा सकते। फहराऊंगे भाई, दिल्ली में फहराऊंगे। कुछ लोग थे, पार्टियों के लोग थे, गुरनाम सिंह चुढ़ूनी जी पे आरोप लगने के बाद उनके पुतले जलाए गए उनके द्वारा, उनके बारे में क्या विचार है? देखिए भाई, ये किसान आंदोलन था, लेकिन अब ये जन आंदोलन बन गया। सरकार जो है अपने घटिया मनोकामना के साथ, घटिया इच्छा के साथ इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है। हरियाणा का नेतृत्व एक संगठित हाथों में, एक मजबूत हाथों में, चढ़ूनी साहब के हाथों में सुरक्षित है। वो बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा को लीड कर रहे हैं, इस आंदोलन को दिन पर दिन बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही सरकार को, केंद्र सरकार को लगा कि हरियाणा का इस आंदोलन में सबसे अहम भूमिका, देखो कोई भी आंदोलन मजबूत तभी मिलता है जब उसको मजबूत ग्राउंड मिलता है। इस आंदोलन में हरियाणा की ज़मीन पे, चाहे दोनों बॉर्डर हो, हरियाणा की ज़मीन पे आंदोलन हो रहा है और लोकल सपोर्ट से बहुत ज़्यादा फलीभूत हो रहा है। तो सरकार को लगा कि क्यों ना हरियाणा को टारगेट किया जाए। हरियाणा का चेहरा सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी बन चुके हैं, तो उनको टारगेट किया जाए। लेकिन मैं सरकार से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ऐसे गंदी घिनौनी हरकतों पर ना हो। सीधा सीधा सा मामला, किसान का मामला है, किसान की बात को सुनो और इस समस्या को हल करो। किसान चाहता ही क्या है? छोटी सी बात चाहता है किसान की, जो ये बगैर किसानों की रजामंदी के, बगैर इच्छा से, बगैर कोई चर्चा किए जो ये कानून लेके आए, इन कानूनों को वापस करो, निरस्त करो और MSP के कानून पर ठोस कानून बनाए, जिससे हमारी प्रिक्योरमेंट का कानून भी बने और जिससे उसको जो प्रिक्योरमेंट ना करे उस पर हमारी सजा का भी प्रावधान हो। हम जो किसान हैं एक नेक नीयत के साथ एक शांति प्रिय आंदोलन चला रहे हैं, जिससे न सिर्फ हरियाणा पंजाब को बल्कि पूरे देश के किसान को इस आंदोलन से फ़ायदा होगा, लाभान्वित होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हम किसान संगठनों ने, जो भी हरियाणा के, पंजाब के, पूरे देश के जो किसान संगठन है, इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है कि हम 26 जनवरी दिल्ली में मनाएंगे, गणतंत्र दिवस के मौके पर रिंग रोड पर हम अपनी परेड निकालेंगे। हम बड़ी शांतिपूर्वक, बड़े ही शालीन ढंग से अपना परेड निकालना चाहते हैं, लेकिन सरकार उसमें भी डंगा डालना चाहती है, उसमें भी रोडेट खाना चाहती है। लेकिन मैं सरकार को खुले शब्दों में समझाना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, सरकार ऐसे हथकंडे ना अपनाए, बिल्कुल शांत तरीके से, शालीनता से इन किसानों को की मांगे माने। ऐसी नौबत ना आए कि किसानों के सामने सरकार को, प्रशासन को भिड़ना पड़े। जायज़ मांग है, दिल की बात है। ये देखो किसान के पेट की बात है, ये फसल की और नस्ल की बात है। जब तक किसानी नहीं बचेगी ये देश नहीं बच सकता। पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो अन्न पैदा होता है हमारा किसान पैदा करता है, और किसान ही पैसा पैदा करता है। अन्न के बगैर पैसा पैदा नहीं होगा। जब तक अन्न नहीं होगा देश में, पैसा नहीं होगा, तो देश नहीं चल सकता। देश चलाना है, देश बचाना है तो किसानी को बचाना पड़ेगा। बस इतनी सी गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से, सरकार से, प्रशासन से कि किसानों की मांगों को जल्दी से जल्दी माना जाए और इस गतिरोध का जो सरकार ने बना रखा है किसानों के साथ, इसको दूर करने की कम कोशिश की जाए। धन्यवाद। आज सरकार और किसानों के बीच में 11वें दौर की मीटिंग में भी कोई हल नहीं निकल पाया। अब देखना होगा कि किसान आंदोलन आगे किस रूप को लेता है।
सिंगू बॉर्डर से भूपेंद्र कंबोज, धन्यवाद।